हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में हम सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने सेशन 2020 टू 2021 के लिए रिलीज़ किया है, सैम्पल पेपर हम साइंस का सॉल्व करे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 34। बट इसके पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 33 का अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिला है, बच्चों पिन कमेंट चेक करिए। सबसे ऊपर एक कमेंट आ रहा होगा, उसको पिन कमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ रीड मोड पे आप क्लिक करोगे तो ऊपर आपको साइंस का सैम्पल पेपर का जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगा। उसके बाद सैम्पल पेपर आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद मैथ्स का भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया था वो भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ इस चैनल पे, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इस चैनल पे पिन कमेंट चेक करिए, आपको हर एक चैप्टर का बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हर एक चैप्टर को पढ़ाया गया है। और खास बात सुनिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी आपको इस चैप्टर पे बच्चों सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी मैथ्स और साइंस का। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाइए, वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, बिकॉज स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर वीडियो का प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप 7503644171 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई प्लेलिस्ट या कोई चैप्टर नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 5 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, और 2 पार्ट्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, ओके, मैच द फॉलोइंग पीएच वैल्यूज 1, 7, 10, 13 टू द सॉल्यूशन गिवन बिलो। ये देखिए 1, 2, 3, 4 सॉल्यूशंस दिए गए, तो आपको ये पीएच वैल्यू इन सॉल्यूशन से मैच करनी है, ठीक है। तो पीएच स्केल थोड़ा सा याद कर लेते हैं। पीएच स्केल में क्या होता था, देखिए ये आपका पीएच स्केल आपका 0 से स्टार्ट होता था, कहाँ तक आपका 14 तक, ठीक है। यहाँ कहीं 7 होता था, ये आपका होता था न्यूट्रल पॉइंट, ओके, ये होता था आपका न्यूट्रल पॉइंट। और देखिए यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। जब आप इसमें लेफ्ट टू राइट जाते थे तो क्या होता था, बेसिसिटी इंक्रीज करती थी, ठीक है, यानी कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता था, लेफ्ट हैंड साइड एसिडिक होता था, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे 0 to 3.5 तक, 0 to 3.5 तक होता था आपका क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपका होता था 3.5 से 7 के बीच में, ये होता था आपका वीक एसिड, ओके। और अगर आपका पीएच वैल्यू 7 to 10.5 के बीच में है तो ये होता था आपका वीक बेसिस, ठीक है। और इसी तरीके से अगर 10.5 से 14 तक होता है तो ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये आपको हमने क्लास में कराया हुआ है, जिनको नहीं पता है देख लें। अब आइए फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट 1, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है नहीं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता था, याद करिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, याद करिए। ये देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या, एक्वस सॉल्यूशन। अब ध्यान से चेक करो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, OH है, यहाँ पर OH है तो कैसा होगा बताइए, H+ आयंस होते अगर, मतलब जैसे कि HCl होता है हमारे पास, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ से हमको क्या क्या मिलता है, H+ और Cl-। तो जहाँ H+ आयन अवेलेबल होंगे वो कैसा होगा आपका, एसिडिक होगा। बट जहाँ OH- अवेलेबल होंगे, अगर हम इसको इसके करस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये MgOH होल ट्वाइस ब्रेक होगा, Mg2+ और OH-। तो यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन है तो नेचर कैसा होगा इसका, बेसिक होगा, ठीक है। तो इसका नेचर पहले हम लिख लेते हैं बच्चों, इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। अब हमें नहीं पता स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, तो वो भी हम देख लेंगे। वैसे मुझे तो पता है और जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें भी पता होगा, क्लास में डिटेल में चैप्टर को जिन्होंने पढ़ा है, अभी देखते हैं। अब देखिए बच्चों, गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस में मेनली जो कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं इसमें, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, तो इसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस चला जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में। फिर ब्राइन क्या होता है, अब देखिए क्लास में एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ाते टाइम बताया है ब्राइन क्या होता है, नमक जो होता है ना आपके घर में, नमक कॉमन सॉल्ट, उसका एक सॉल्यूशन बना लो, उसी को हम ब्राइन बोलते हैं। यानी कि NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड, इसको आप इसमें वाटर मिला दो तो जो भी सॉल्यूशन बन जाएगा उसको हम ब्राइन बोलेंगे। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब NaCl को उठा के पानी में डालो और मिला लो, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, ओके। तो ब्राइन क्या हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया। कैसे हो गया सर न्यूट्रल, ध्यान से चेक करो, ब्राइन सॉल्यूशन जब भी होगा आपके पास, तो आपके पास वहाँ 2 तरीके के आयन होंगे, Na+ होगा और Cl-
माइनस होगा। ना तो यहाँ पे आपको H+ मिल रहा है कि ये एसिडिक हो जाए, और ना तो आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे हैं कि ये बेसिक हो जाए। और फिर भी मैं आपको बता दूं कि फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़ाते टाइम हमने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड ये जो सॉल्ट होता है, ठीक है, ये रिजल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, आपको पता है एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनते हैं आपके वो क्या कहलाते हैं, वो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। उनका पीएच कितना होता है, उनका पीएच होता है आपका 7, ठीक है। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है, याद रखिएगा, ओके। और वैसे भी आप देख सकते हैं अगर NaCl एक्वस सॉल्यूशन हो तो हमारे पास कोई भी Na+ और Cl- आयन के अलावा वहाँ कोई H+ और OH- आयन अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ कि सोडियम क्लोराइड कौन कौन से बेस और एसिड का रिजल्ट है। तो जवाब है सोडियम क्लोराइड हमें तब मिलता है जब स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इतना तो सबको पता होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ये रिएक्ट करते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा NaCl, ठीक है। क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर निकलेगा, ठीक है। तो ये सब बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ जब भी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं तो जो आपका सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट कैसा होता है आपका, न्यूट्रल। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है न्यूट्रल है, तो इसका एक्वा सॉल्यूशन भी कैसा होगा, न्यूट्रल, क्योंकि वाटर भी लगभग न्यूट्रल होता है। तो NaCl जो कि न्यूट्रल है उसको वाटर में डालोगे, वाटर भी न्यूट्रल, NaCl भी न्यूट्रल, तो आपको न्यूट्रल सोल्यूशन ही मिलेगा। तो ये जो ब्राइन है NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, ये कैसा है आपका, न्यूट्रल है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है यहाँ पर, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्टूडेंट्स, NaOH है, NaOH एक्वस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाल दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो क्या होगा, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जब आप इसको वाटर में डालोगे तो आपको दो तरीके के आयन मिलेंगे, सोडियम आयन और OH- आयन। अब देखिए बच्चों, आपने क्लास में पढ़ा हुआ है कि NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। स्ट्रॉन्ग बेस का ये मतलब होता है इसका जब वाटर में डालेंगे तो मतलब जितने भी पार्टिकल्स हमने इसके डाल रखे हैं, मान लो इसके 100 पार्टिकल्स डाल रखे हैं, 100 सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है हमने वाटर में, तो 100 के 100 आपको डिसोशिएट हो जाएंगे और क्या देंगे, Na+ और OH-, ठीक है। जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट या जो भी आप बेस या एसिड डाल रहे हो वाटर में, जब वो पूरा का पूरा करस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक हो जाता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। बात समझ में कि नहीं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, बात समझिए जरा। अब यहाँ पर हम एक एक करके सिलेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एसिड क्या है। देखो ये हमारे पास एसिड है, तो सबसे पहले तो आप इसको pH नंबर दे दो गैस्ट्रिक जूस को, क्योंकि इसमें HCl होता है, ठीक है ना। तो ये तो आप आराम से कर सकते हो, यहाँ पे एसिडिक एक ही है, वो क्या है, गैस्ट्रिक जूस है। तो बच्चों गैस्ट्रिक जूस को मिलेगा क्या, pH 1, तो pH 1 किसका होगा, गैस्ट्रिक जूस का, ठीक है ना। तो यहाँ गैस्ट्रिक जूस के सामने हमने 1 लिख दिया। बात समझिए बच्चों, जो सर्कल में लिख रहे हैं इसका pH वैल्यू है, तो एसिड वाला कर लिया। अब आइए हम जो न्यूट्रल है उसको भी कर ही लेते हैं। न्यूट्रल कौन है यहाँ पे बताइए, ब्राइन आपका न्यूट्रल है, ठीक। तो न्यूट्रल पॉइंट पे pH कितना होता है, 7, तो ये 7 किसका हो जाएगा आपका, ब्राइन का। तो ब्राइन का pH कितना हो गया आपका, 7 हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, आपके पास बचा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि बेसिक इन नेचर है, ठीक। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी, इसका भी नेचर कैसा है, बेसिक। अब इन दोनों में हम स्ट्रॉन्ग बेस किसको अज्यूम करें और वीक बेस किसको अज्यूम करें, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए आपको मैंने क्लास में पढ़ाया भी हुआ है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक बेस होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है बच्चों, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर जिनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जब हम सैंपल लेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को उठाया हमने, वाटर में डाला, ठीक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने उठा के वाटर में डाला, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सारा का सारा करस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक हो जाता है, यानी कि Na+ सारा का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको Na+ और OH- आयन दे देगा। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सारा का सारा Mg2+ और OH- में ब्रेक नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमारे पास जो ऐसा बेस होता है या ऐसा एसिड जो पूरा का पूरा करस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक हो जाए उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में जब हमने लैब में प्रैक्टिकल करके देखा तो इन दोनों में बताइए कौन सारा का सारा करस्पॉन्डिंग आयन में ब्रेक हो गया, तो जवाब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। और इतना अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्लास में पढ़ते पढ़ते इतना तो याद है ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस में चला जाएगा और बचा हुआ आपका वीक बेस में चला जाएगा। बस समझ में आएगी नहीं, ठीक। तो ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड चला गया स्ट्रॉन्ग बेस में। अब आ जाइए बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस का pH होता है 11 से लेके 14 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 11 to 14 के बीच में कोई नंबर दिया हुआ है, यस 13। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को नंबर कितना मिलेगा,
pH मिलेगा इसको 13। अब बचा है आपका क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये आपका वीक बेस हो गया। अब इसको नंबर दे दीजिए, क्या नंबर बचा, ओनली 10 बचा हुआ है, ध्यान से चेक करिए। और जो 10 है वो वीक बेस में ही तो आ रहा है, तो ये 10 मिलेगा किसको, आपका 10 मिलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। ये हो गए आपके 2.5 मार्क। इसका 2.5 मार्क ये अमिता एंड रीता वाला भी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट देखिए। अमिता एंड रीता डिसाइडेड टू बेक अ केक एंड एडेड बेकिंग सोडा टू द केक बैटर। ओके, बैटर होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। तो अमिता और रीता ने केक वेक बनाया और उन्होंने क्या कहा कि भाई बेकिंग सोडा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, याद है आप लोगों को, NaHCO3, ये हो गया आपका बेकिंग सोडा, करेक्ट। इन्होंने केक में मिलाने की सोची बेकिंग सोडा को। एक्सप्लेन विद द बैलेंस इक्वेशन द रोल ऑफ बेकिंग सोडा, मेंशन एनी अदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बेकिंग सोडा को जब हम केक में मिक्स करेंगे तो क्या होता है, NaHCO3, केक का जो आटा होता है उसमें हम इसको अगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, और केक को बेकरी में हीट भी किया जाता है, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान चेक करो, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब भी कार्बोनेट होता है कौन सी गैस निकलती, CO2 गैस निकलेगी, ठीक है ना। उसके साथ क्या बनेगा यहाँ पे आपका Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान से चेक करिए, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर निकल गई तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये सब क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। सोडियम कार्बोनेट, CO2 गैस निकल गई और साथ में वाटर निकलता है। अगर इसको आपको बैलेंस करना हो तो आप बैलेंस कर सकते हो। ध्यान से चेक करिए जरा, सोडियम कितने यहाँ 2, तो यहाँ अगर हम 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 2 3 6, 3 + 2 + 5 + 1 6 हो गए, ठीक है ना। बिल्कुल सही बैलेंस रिएक्शन है। ओके, अब होता क्या है बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है ना, तो केक जब बन रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहाँ जहाँ से निकलती है वहाँ क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, और गैस यहाँ से जब निकल जाती है तो यहाँ जगह बन जाती है, और केक क्या हो जाता है, जितनी जगह में CO2 थी वहाँ से जब वो निकल जाएगी तो केक फूल जाता है, फ्लफी हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। क्लास में डिटेल में हमने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से बस कुछ नहीं करना है हमको, इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का हमें यहाँ पर रोल बता देना है। तो हमें एग्जाम में लिखना है आंसर में कि बेकिंग सोडा अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है इसका। ध्यान से चेक करिए, हीट दे रहे हो और एक कंपाउंड 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स में ब्रेक हो रहा है, तो कैसा, थर्मल मतलब हीट दिया, डिकम्पोजिशन मतलब एक कंपाउंड 1 से ज़्यादा कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया, टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, एंड ये बात लिखना भूलिएगा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स द केक फ्लफी एंड सॉफ्ट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही केक कैसा हो जाता है, फ्लफी और सॉफ्ट, उसी की वजह से वो आपको काफ़ी मुलायम लगता है। अब नेक्स्ट जो पूछा गया था, पढ़िए जरा, मेंशन एनी अदर यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा के और यूजेस क्या क्या थे याद करिए, आपको हमने क्लास में पढ़ाया था यूजेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। आप देखते हो ना कहीं बिल्डिंग वगैरह में जाते हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने वाले जो यंत्र रखे रहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, उसमें ध्यान से चेक करिए, ये होता है आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स वाले में रिएक्शन। तो आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, बट फिर भी हमने आपको क्लास में पढ़ाई है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग रिएक्ट कराते हैं, उसमें एक प्रोसेस होता है सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है, Na2CO3, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में क्या निकलता है, वाटर निकलता है। तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बताना ये चाहता हूँ ताकि आपको फील आ जाए। इस रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ये देखिए ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है और यहाँ कहीं रिएक्शन हो रही है ये वाली, ठीक है। जैसे ही आप नॉब यहाँ पे दबाते हो, ठीक है, तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से जो गैस निकलती है ये कौन सी गैस है, CO2 गैस है, ठीक है। तो कहीं पे अगर आग लगी होती है ऐसे ये, तो CO2 क्या करती है, इस आग, जहाँ जिस भी ऑब्जेक्ट में ऐसा फायर लगा हुआ है, आग लगा हुआ है, इसके चारों तरफ ऐसा CO2 एक एनवलप बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, और ऑक्सीजन इस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आ नहीं पाएगा। और आपको पता है कि फायर को सपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है, तो ऑब्जेक्ट बर्न होना बंद हो जाएगा। इस तरीके से कुछ ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपको नहीं करनी है स्टूडेंट्स, इसमें बस आपको यूज़ पूछा गया था, 1 मार्कर था, तो बस आपको यूज़ लिख देना था। सेकेंड जो यूज़ है, एंटा एसिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक। कभी कभी बच्चों हम उल्टा सीधा खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, हमारे स्टमक में, ठीक है, बहुत सारा एसिड हमारे पेट में बनने लगता है जो कि हमें क्या करता है, पेन करता है। तो उस एसिड को अब आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो सोचो एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करोगे, बेस से। तो आपको पता है कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एक बेस ही तो है, माइल्ड बेस, सुन लो माइल्ड बेस है ये, ठीक है। माइल्ड बेस नहीं लोगे तो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा वो बॉडी के लिए, ठीक है। तो एक माइल्ड बेस है, इसका यूज़ हम करते हैं एज अ एंटा एसिड, ठीक है, मतलब एसिडिटी को खत्म करने के लिए। जब हम इसको खाते होंगे एंटा एसिड के फॉर्म में, तो हमारे स्टमक में जाके जो भी एसिड एक्स्ट्रा बना उसको न्यूट्रलाइज करता होगा, बिकॉज इसका नेचर कैसा है, बेस,
ये बेसिक है। और स्टमक में क्या है, एसिड, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और जो भी एसिडिटी है वो खत्म हो जाएगी, सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। फिर जो भी हमारा एक्सक्रीट है उसके थ्रू सॉल्ट और जो भी है वाटर वगैरह बाहर आ जाएगा। बहरहाल नेक्स्ट देखिए, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड इन इंसेक्ट स्टिंग। बच्चों कभी कभी हमें कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा काट लेता है जो एसिडिक इन नेचर होता है, मतलब जो डंक जब मारता है, स्टिंग जब करता है हमें, तो उसका जो उसकी बॉडी में जो एसिड होता होगा वो हमारी बॉडी में आता है, जिससे पेन बहुत होता है। तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए पेस्ट वगैरह लगा लेंगे। वो पेस्ट किसका बना होगा, वो पेस्ट बना होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, बेसिक। और जो इंसेक्ट, जो भी कीड़े मकोड़े ने आपको स्टिंग किया है, डंक मारा है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, उसके स्टिंग में क्या है, एसिड है। तो एसिड को हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डालना होगा, तो हम इसकी पेस्ट वगैरह बनाते हैं, मेडिकल शॉप पे मिलता है ये। बहरहाल तो ये 3 यूजेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए।